हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विद स्नेहा में। तो आज मैं लेकर आई हूँ एनसीईआरटी के एमसीक्यूज। तो 6 क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी हम करने वाले हैं। सारे एमसीक्यू जितने भी हम हिस्ट्री के एनसीईआरटी से निकाल सकते थे एमसीक्यूज, मैं वो सारे लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की रण का आगाज करते हैं और अपनी सफलता की कहानी का शुरुआत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो क्या दोस्तों, आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो बताइए कहां से। आपका ऑप्शन है ए भीमबेटका, बी हुशंगी, सी चिराद या फिर डी कुरनूल। तो आपका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी करिए। तो आपका सही आंसर है दोस्तों चिराद। चिराद से हमें आखेटक और खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, बाकी इन 3 जगह से हमको मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखो ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। क्या है? पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। ठीक है, अब हम जानते हैं इनके आसपास की नदियां, ये किन नदियों के किनारे थे। तो देखिए हमारा जो भीमबेटका है वो किस नदी के किनारे था, हमने पढ़ा था। उस नदी है नर्मदा। कौन नदी है? नर्मदा फ्रेंड्स। कौन सी है? नर्मदा। और ये हुसंगी किस नदी के किनारे स्थित था? हुसंगी। तो हुसंगी है तुंगभद्रा। क्या नाम है इसका? तुंगभद्रा। और ये कुरनूल की जो गुफाएं हैं ये भी कहां पर हैं? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। पूरा पाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है हमारा कथन, पत्थर के इन औजारों को बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल फैक्ट्री साइट्स कहलाता है। दूसरा क्या है, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को दबाव सल्क तकनीकी प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ये दोनों सही हैं। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से 9 पाषाणिक पुरास्थल हैं? पहला मेहरगढ़, दूसरा बुर्जहोम, तीसरा महागढ़ा, चौथा कोल्डीवा या फिर 5वां दाओजली हेडिंग। तो आपका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए केवल 1 या 2, ऑप्शन बी केवल 3 और 5, ऑप्शन सी केवल 3, 4 और 5, या फिर ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। तो आपका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। मतलब ये सारे के सारे 9 पाषाणिक पुरास्थल हैं हमारे। मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में नहीं आता है? क्या पूछ रहा है? नहीं आता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो आपका ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल या फिर ऑप्शन डी महापाषाण काल। तो आपका सही आंसर क्या है? महापाषाण काल, यानी कि ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए अमरावती, बी भीमबेटका, सी बाघ की गुफाएं या फिर डी अजंता। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भीमबेटका। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भीमबेटका कहां स्थित है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो अब आइए देखते हैं अमरावती किस लिए फेमस है। तो अमरावती फेमस है अपने स्तूपों के लिए। आप लोगों को पता है किस लिए फेमस है? अपने स्तूपों के लिए फेमस है। और ये कब अमरावती का स्तूप कब फेमस हुआ, किस काल पे? तो ये शुंगकालीन है। ध्यान रखिएगा कौन सा कालीन है? शुंगकालीन। मैं लिख देती हूं, शुंगकालीन या फिर सातवाहन काल का है। कब का है? सातवाहन काल। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे बाघ की गुफाएं और अजंता। तो बाघ की गुफाएं और अजंता कैसी चित्रकला है? ये है शैलकृत गुफा चित्रकला। कौन सी है? शैलकृत गुफा चित्रकला है। ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कब की है? मौर्य काल के बाद की है। कब की है? मौर्य काल के बाद की है। इसे क्या बोलेंगे हम? ऐतिहासिक कालीन। क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक कालीन बोलेंगे। ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये प्रागैतिहासिक काल की नहीं है, पूरा प्रागैतिहासिक काल की नहीं है। किस काल की है? ऐतिहासिक काल की है। बाघ की गुफाएं और अजंता आप लोग ध्यान रखिएगा और अपनी कॉपी पेन पे छाप लीजिएगा। मौर्य काल के बाद की है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब यहां पर आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
तो बताइए कौन सा काल किस टाइम का है? पूरा पाषाण काल कब का है, मध्य पाषाण काल कब का है, महापाषाण काल कब से कब तक का था और उत्तर पाषाण काल कब से कब तक का था? और ये रहे आपके ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो मैं आपको बता देती हूं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल आपका कब से कब तक का था? 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कब तक? 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष तक। मध्य पाषाण का समय कब से कब तक था? तो मध्य पाषाण काल का समय था 12,000 से लेकर के 10,000 तक। तो ये कहाँ है? 12,000 से लेकर के 10,000 तक। फिर महापाषाण काल का समय कब से कब तक का था? तो महापाषाण काल का आपका समय था 2500 से 1900 तक। ठीक है, अब आता है उत्तर पाषाण काल, तो ये चला जाएगा सीधे इधर। तो ये है आपका सही मिलान। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। उपयुक्त में से किस या फिर किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ कहते हैं? माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं। तो बताओ दोस्तों किसको कहते हैं? पूरा पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को या फिर नवपाषाण काल को? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर तीनों। डी है 1, 2, 3 तीनों। तो आप बताओ किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 यानी कि मध्य पाषाण काल को। अब मध्य पाषाण को माइक्रोलिथ क्यों बोलते हैं दोस्तों, बताओ जरा। तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ इसलिए कहते हैं और इसका समय काल कब से है? तो इसका समय काल है देखिए 12,000 से लेकर के 10,000 पूर्व तक के काल को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। ध्यान रखिएगा। और इस टाइम के जो औजार थे वो बहुत छोटे थे। ठीक है, इस समय के जो पाषाण औजार थे वो क्या थे? बहुत छोटे थे। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ बोलते हैं। ठीक है, यानी लघु पाषाण। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे। ध्यान रखिएगा, ये औजार कहते थे हड्डी के मुट्ठे लगे होते थे, लकड़ी के या फिर हड्डी के। हंसिया और आरी जैसे औजार यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, और साथ साथ इस टाइम पे हमें क्या मिलेगा? पूरा पाषाण युग वाले औजार भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुसंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुसंगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा या फिर से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर है केवल 1। हुसंगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब जानते हैं हुसंगी आखिर है कहां? तो हुसंगी है कर्नाटक में। कहां पर है हुसंगी? हुसंगी है कर्नाटक में। अब ये कैसा है? पूरा पाषाण कालीन स्थल है। कैसा स्थल है? पूरा पाषाण कालीन स्थल, जैसे इसने यहाँ पे देखिए बताया गया है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार भी हमको मिले हैं। हुसंगी में अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, ना कि बलुआ पत्थरों से। तो कौन से औजार थे यहाँ से? चूना पत्थर के मिले हैं, ना कि बलुआ पत्थर के। आपको ये भी ध्यान रखना है, होप आपके तो नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन सा पत्थर है यहाँ पर? मैं लिख देती हूँ दोस्तों, चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तीसरा है, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनमें मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। अब आप बताइए किसमें से कौन सा कथन सही है या फिर है? तो आपका ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों। तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है केवल 3, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण हमको क्या होते हैं? मिलते हैं। तो भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण हमें नवपाषाण से नहीं मिले हैं। कहां से मिले हैं हमको? तो हमको ये मिले हैं पूरा पाषाण काल से। कहां से मिले हैं? पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश नहीं, यहां पर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। तो यहां पर क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पटने नामक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष हमको क्या हुए हैं? मिले हैं। ध्यान रखिएगा।
अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अभी हाल ही में 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के सेल हमको प्राप्त हुए हैं। कहां से? तो वो प्राप्त हुए हैं हमको राजस्थान के बूंदी से। कहां से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान के बूंदी से प्राप्त हुए हैं। कितने पुराने हैं ये? तो 25,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं? तो हमें ये मिले हैं कुरनूल की गुफा से। कुरनूल की गुफा से मिलने का आशय ये है कि पुरापाषाणिक आरंभिक लोग किससे परिचित हो गए थे? आग से। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है, किससे परिचित हो गए थे? आग से। अगर राख मिली है तो इसका मतलब वो लोग आग से परिचित थे। तो पुरापाषाणिक काल में लोग आग से परिचित थे, इसलिए वहां आग से परिचित, इसलिए वहां पे क्या मिला है? वहां पे राख मिला है। और किस जगह पे मिला है? तो कुरनूल की गुफा पर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्यपाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो बताओ कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3, ये सभी। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये काल कौन सा था, मतलब ये समय कौन सा समय चल रहा था उस टाइम पे? तो दोस्तों ये समय था 12,000। ठीक है, 12,000 वर्ष पूर्व। ध्यान रखिएगा, कितना पूर्व? 12,000 वर्ष पूर्व का समय था। हम लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ा था। याद आ रहा है आप लोगों को? तो बस दोस्तों, जो पसीना बहाएगा सफलता वही पाएगा। करो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। दूसरा, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। बताओ कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपका केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 1, केवल 1। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। जी हाँ, मनुष्य ने सबसे पहले गेहूं और जौ को ही उपजाया था। और इसकी टाइमिंग क्या है? तो लगभग 8,000 वर्ष पूर्व। कितना? 8,000। ध्यान रखिएगा। इन फसलों को उपजाने का कार्य कहां पे किया गया था? तो हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां नहीं थी, वे थी सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां थी? सुलेमान, मैं लिख देती हूं, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। ठीक है। तो कहां पे सबसे पहले हमने गेहूं और जौ को उपजाया था? तो सुलेमान की पहाड़ी और किरथर की पहाड़ी। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इससे भी एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे प्रथम साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? किस जगह को पूछ सकता है कि किस जगह से हमको साक्ष्य मिले हैं गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? तो आपको पता होना चाहिए कहां से मिले हैं। मेहरगढ़। कहां से मिले हैं? मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में है। ठीक है, मेहरगढ़ कहां पर है? बलूचिस्तान में। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये भी आप लोग जान लो कि चावल, एक मिनट, हाँ, चावल उपजाने के हमको प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो चावल उपजाने के हमको प्राचीनतम साक्ष्य जो है संत कबीर नगर से मिले हैं। कहां से मिले हैं? संत कबीर नगर से मिले हैं। संत कबीर नगर से मिले हैं। संत कबीर नगर, लहुरा देव। कहां से? लहुरा देव। ध्यान रखिएगा, अगर संत कबीर नगर ना मिले तो लहुरा देव ना मिले तो संत कबीर नगर। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमको मिले हैं। इसका टाइमिंग क्या था? तो इसकी टाइमिंग थी 9,000 से 8,000, 9,000 से लेकर 8,000 वर्ष पूर्व तक। ध्यान रखिएगा। और ये किन पहाड़ियों के बीच में हुआ है? तो गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में। कहा? गारो तथा मध्य भारत के क्षेत्र में। अब जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तब मैं आपको गारो, काफी जयंतियां, जनजातियां भी वहां पर है, पहाड़ियां भी वहां पर है, मतलब ये ईस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो आप लोग समझिए कृषि का विकास कहां हुआ है? तो गारो पहाड़ी और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में। तो ये आपको हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताओ दोस्तों कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपियां कहलाती थी।
अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है से निकलता है। ठीक है, मेनू का अर्थ क्या है? हाथ है, निकलता है। आगे देखते हैं। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके में तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। क्या ये सही है? ऑप्शन डी देखते हैं। पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। बाकी ये तीनों क्या है? ये तीनों सही हैं। पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में नहीं मिली हैं, ये और भी कई जगह हमको मिली हैं, और ये केवल संस्कृत भाषा में नहीं थी, ये हमको कई भाषा में मिली हैं, जैसे संस्कृत हो गया, प्राकृत भाषा हो गई और तमिल भाषा हो गई। हमको ये कई लैंग्वेज में मिली हैं। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं अभिलेख कहलाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। तो बताइए कौन सा कथन सही है अथवा है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि राजा रानी ही करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख और पढ़ सके। ठीक है, लेकिन जो यहां पर ये लिखा है, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख नहीं, अभिलेख कहलाते थे नहीं। ऐसे लोग जो केवल नहीं होगा, पत्थरों पर तो होता ही होता था, अभिलेख वे थे। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाएं वे होते थे अभिलेख। मतलब मजबूत सतह होनी चाहिए जो जल्दी मिटे नहीं, वो लॉन्ग लास्टिंग चले। समझ गए आप लोग? तो उसे हम क्या कहते थे? अभिलेख। ना कि सिर्फ पत्थर पर, जैसे हमने अभी देखा था महरौली का लौह स्तंभ। ठीक है, वो भी क्या है? एक अभिलेख है। वो किस पे लिखा हुआ है? लोहे पे, जिसमें आज तक क्या नहीं लगा? जंग नहीं लगा है। ध्यान रखिएगा। तो वो भी क्या है? एक अभिलेख है। और दूसरा तो सही ही है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। बिल्कुल सही है ये। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? आपका ऑप्शन ए है अरामाइक और ब्राह्मी लिपि, यूनानी और ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है देवनागरी और तमिल लिपि, या फिर ऑप्शन डी यूनानी और अरामाइक लिपि। तो आपका सही आंसर है यूनानी और अरामाइक लिपि। ठीक है, अशोक का कंधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया था। तो ये दोनों वही लिपियां हैं। कथन और कारण दिया हुआ है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। कारण है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो आइए जानते हैं कुछ अन्य बातें। ईसा मसीह का जन्म की तिथि के वर्ष की गणना की जाती है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से ही हम तिथि के वर्ष की गणना करते हैं। ये तो एकदम सही हो गया। अब हम जानेंगे ईसा पूर्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। कौन सा कथन सही है या फिर है? चलिए इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? जल्दी करिए। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? नहीं? तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। लेकिन कब हुआ था ये छापिए आप लोग जल्दी जल्दी मुझे। तो आप देखते हैं गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष हुआ था। नहीं, 5000 वर्ष पूर्व नहीं हुआ था। ये हुआ था 2500 वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। यानी कि सिंध नदी के किनारे सभ्यता जो है पहले विकसित हुई है और गंगा नदी के किनारे बाद में। ठीक है, अब हम जानेंगे आरंभिक नगरों का विकास सिंध नदी व इसकी सहायक नदियों के किनारे कब हुआ था। तो इसका समय था 4700 वर्ष पूर्व। कितना था? 4700 वर्ष पूर्व। और इसे ही हमने क्या कहा फिर इस सभ्यता को नाम क्या दिया गया? सिंधु सभ्यता। क्या नाम दिया गया है? सिंधु सभ्यता। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये क्या है? मगध। क्या कहते हैं इसको? मगध का क्षेत्र। ध्यान रखिएगा। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब देखते हैं दूसरा नंबर, भारत नाम के प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा का आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो क्या ये दोनों कथन सही है या इनमें से कोई एक? तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महागढ़ा, बुर्जहोम, हल्लूर, पय्यमपल्ली। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? महागढ़ा उत्तर प्रदेश, बुर्जहोम कश्मीर, हल्लूर आंध्र प्रदेश या फिर पय्यमपल्ली तेलंगाना। तो कौन सा कथन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो तीसरा और चौथा जो है सुमेलित नहीं है। महागढ़ा हमने पढ़ा ही है कि हमने उत्तर प्रदेश में देखा, बुर्जहोम हमने कश्मीर में देखा था। अब आइए ये जानते हैं कि महागढ़ा से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ। तो महागढ़ा से हमें क्या क्या मिला है? चावल के साक्ष मिले हैं, ध्यान रखिएगा। एक मिनट, हाँ, महागढ़ा से हमको चावल के साक्ष मिले हैं, चावल के साक्ष मिले हैं और मवेशी के साक्ष मिले हैं। किसके मिले हैं? मवेशी। मवेशी मतलब जानवरों के खुरों के साक्ष मिला, मतलब मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं। क्या मिला है? मिट्टी पर खुरों के निशान। अब बुर्जहोम से हमें क्या मिला है, जो कि कश्मीर में स्थित है। यहां से हमें मिला है गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी होने के साक्ष्य मिले हैं। बकरी के साक्ष्य, ध्यान, इतना हमें कहां से मिला है? बुर्जहोम कश्मीर से। अब देखते हैं हमें हल्लूर से क्या मिला है। ठीक है, तो हल्लूर सबसे पहले ये जानते हैं कि ये स्थित कहाँ है। तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, हल्लूर है हमारा कर्नाटक में। तो कहां पर है? पहले ये इसको लिखते हैं। तो ये है कर्नाटक में। यहां से हमें मिला क्या क्या है? ज्वार और बाजरा। ज्वार बाजरा के साथ हमको यहां से मिले हैं, ध्यान रखिएगा। मवेशी के भी साक्ष्य हमको मिले हैं। भेड़ के भी हमको साक्ष्य मिले हैं। मवेशी हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, सुअर हो गया, इन सब के हमें क्या मिले? यहां से साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ये कहां पर स्थित है ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखते हैं पय्यमपल्ली कहां पर स्थित है। तो पय्यमपल्ली अभी हमारा स्थित है तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। अब हम देखेंगे यहां से हमें क्या क्या मिला है। काला चना हमें यहीं से मिला है, ध्यान रखिएगा। काले चने के साथ हमें कहां से मिलते हैं? तो काले चने के हमें साथ मिलते हैं पय्यमपल्ली से। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और शुअर हमको पय्यमपल्ली से मिले हैं। अब देखिए हल्लूर जो है हमारा कर्नाटक में है और पय्यमपल्ली हमारा जो है तमिलनाडु में है। लेकिन एनसीईआरटी में एक मिस्टेक हुई है। ठीक है, दोनों पूरा स्थलों को इसने कहाँ बताया है? आंध्र प्रदेश में बताया है। तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। ये कहां पर है? हमारे दोनों अलग अलग जगह पर हैं, आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो हल्लूर हमारा कहां पर है? कर्नाटक में है और पय्यमपल्ली हमारा तमिलनाडु में है। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया था? तो ऑप्शन ए बकरी, बी कुत्ता, सी भेड़, डी मुर्गी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बकरी। ऐसा ये लोग इसलिए करते थे क्योंकि इनकी मान्यता थी कि मरने के बाद भी मनुष्य का जीवन होता है, इसलिए वे परलोक में मृतक के खाने के लिए ऐसा सामान रखते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? कहां पर? ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। तो बताइए क्या स्थित है ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पर? मेहरगढ़, हल्लूर, गुफक्रॉल या फिर दाओजली हेडिंग। तो बताइए क्या स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दाओजली हेडिंग। ठीक है, अब दाओजली हेडिंग कहां पर पड़ता है? तो ये चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी के पास पड़ता है। वहां पर ब्रह्मपुत्र की घाटी के पास एक पहाड़ी है, वहां पर पड़ता है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है हमको? तो यहां से हमें प्राप्त हुआ है कष्टास्म। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है? कष्टास्म। मैं लिख देती हूं,
आप लोग भी लिख लीजिएगा। काष्ठाश्म के औजार हमको मिले हैं। क्या मिला यहाँ से? काष्ठाश्म के औजार और बर्तन भी मिले हैं। काष्ठाश्म उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं, ठीक है, जो इतनी ज्यादा पुरानी होती है कि वो क्या बन जाती है? पत्थर, सख्त होकर के वो पत्थर बन जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? काष्ठाश्म। मतलब वो इतनी पुरानी है कि वो पत्थर बन गई है, ठीक है, मतलब पत्थर हो गई है। यहां से हमको मूसल और खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं। कैसे? मूसल मिला है और खरल मिला है, जिससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग क्या करते रहे होंगे? अनाज को उगाते रहे होंगे, ठीक है। तो मूसल और खरल से हमें क्या मिला? क्या हम जान सकते हैं कि ये लोग मतलब भूख मिटाने के लिए अनाज का उपयोग करते थे, मतलब अनाज उगाते थे। और हमको एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मिली है, वह है जेडाइट का पत्थर, ठीक है। किसका पत्थर है? जेडाइट का पत्थर। तो इस पत्थर से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह संभवतः कहां से आया होगा? यह आया होगा चीन से। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? तो आप सबको पता ही है, कौन सा था? कुत्ता था। निम्नलिखित में से किन स्थलों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं? तो शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? पयमपल्ली, हल्लूर, महागढ़ा, गुफक्राल, बुर्जहोम। तो जी हाँ, इन सबसे हमको क्या मिला है? शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा या से पूरा स्थल कृषि व पशुपालन के संबंध नहीं रखता है? बताइए कौन सा स्थल नहीं रखता है? कुरनूल, मेहरगढ़, कोलडीहवा, चिराद या फिर दाऊजली। तो हमने अभी सब पढ़ा ही है। तो हमने पढ़ा है मेहरगढ़, कोलडीहवा, चिराद और दाऊजली हेडिंग, ये जो है पूरा स्थल कृषि व पशुपालन संबंधित थे, ठीक है, ये थे। और ये इनका काल क्या था? तो पूरा ये नवपाषाणिक स्थल है। ये कौन सा है? नवपाषाणिक स्थल के हैं, ठीक है। वहीं पर जो कुरनूल है, तो कुरनूल कहां पर स्थित है? एक मिनट, हाँ, कुरनूल कहां पर स्थित है? कुरनूल हमारा स्थित है आंध्र प्रदेश। कुरनूल कहां स्थित है? कुरनूल है आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुरापाषाणिक स्थल है। कैसा है ये स्थल? पुरापाषाणिक स्थल है। इस काल में मैं लिख देती हूँ, पुरापाषाणिक स्थल है। इस काल में मनुष्य कृषक व पशुपालक नहीं था। पशुपालक नहीं था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताओ दोस्तों, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? मेहरगढ़, कोलडीहवा, चिराद, गुफरौल। तो बताओ ये कहाँ स्थित है? तो जैसा आप सबको पता है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। तो कहां पर है? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कोलडीहवा कहां स्थित है? तो कोलडीहवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। अब चिराद कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी बोलो। तो चिराद आधुनिक बिहार में स्थित है, जो अभी का हमारा बिहार है। अब आता है गुफक्राल कहाँ स्थित है? तो लास्ट में क्या बचा है हमारे पास? कश्मीर। तो गुफक्राल कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। अब देखते हैं यहां से कौन कौन से साक्ष्य हमको मिले हैं, किस चीज के अवशेष मिले हैं। तो हमको मेहरगढ़ के जो पाकिस्तान के पास में जो ये मेहरगढ़ पड़ रहा है, ये यहां से हमको क्या मिला है? तो यहां से हमें गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर से आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। गेहूं और जौ मिला है, ध्यान रखिएगा। और जानवरों की हड्डियां मिली हैं। जानवरों की क्या मिली हैं? हड्डियां मिली हैं। अब देखते हैं हमें कोलडीहवा से क्या प्राप्त हुआ है, जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। यहां से हमें चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। यहां से भी तो क्या मिला है? चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं हमें चिराद से क्या मिला है। तो चिराद हमारा बिहार में स्थित है। यहां से गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल मिले हैं। क्या मिला है? गेहूं, हरे चने, जौ, बैल और भैंस, ये हमें बिहार से मिला है। अब गुफक्राल से हमें गेहूं और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आप लोगों को है ना रटना है, मैं इसलिए बार बार आप लोगों को करवाता कि आप लोगों को क्या हो जाए? लर्न हो जाए, रट जाए। इसलिए मैं बार बार देखिए लिख रही हूं आप लोगों के लिए ही। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है।
यहां से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। तो बताओ कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है कथन सी, 1 और 2 दोनों कथन ये सही है, ध्यान रखिएगा। तो क्या है, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो आइए अब जानते हैं कि जो ये गर्तावास है ये कहां पर था। तो ये बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है। जो ये बुर्जहोम है, तो ये बुर्जहोम कहां पर है, आपके दिमाग में बात आ रही है बार बार। तो बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो नीचे लोग गड्ढा बना के रहते थे उसे क्या बोलते थे, गर्तावास कहते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको ठंड से प्रोटेक्शन मिलती थी और दूसरा जानवरों से। कथन है नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। कारण है नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नवपाषाण काल में मनुष्यों ने कपड़े बनाना सीख लिया था, मतलब कपड़े को बुनना उन्होंने सीख लिया था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य क्या हो गया था, सक्षम हो गया था। इसलिए दोनों कथन क्या हो गए, आपके सही हो गए। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर सोतकाकोह। तो इसका सही उत्तर है हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। अब हड़प्पा जैसे जब हड़प्पा खोज लिया गया उसके बाद जो भी हमको नगर हड़प्पा जैसे मिले हैं, जो भी इमारतें हो गई, वहां का सामान हो गया, तो उसे हमने क्या बोला है, उसे हमने बोला है हड़प्पा सभ्यता की इमारत। हमें वो कोई भी इमारत मिले कहीं पर भी, हमने उसे क्या कहा, हड़प्पा सभ्यता की इमारत। और इस स्थल की खोज कम से कम इसको खोजे हुए हो गए 80 वर्ष। इस स्थल को पुरातत्वविदों ने 80 वर्ष पहले खोजा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका निर्माण कब हुआ होगा। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व, कब, 4700 वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ होगा। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, ठीक है। कहां से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब बताओ कौन सा कथन सही है। तो आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों सही है। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर संभवतः यज्ञ होते रहे होंगे। क्या होता रहा होगा? यहाँ पर यज्ञ होता रहा होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं और यहाँ से हमें कुछ खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुआ है? खिलौने, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? सिंध, जो कि पाकिस्तान में है, गुजरात, जो कि भारत में है, राजस्थान भारत, हरियाणा भारत, पंजाब भारत। अब आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3, 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 3, 4 और 5। तो यहां से कुछ चीजें हमको मिली हैं जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये हड़प्पा नगर हैं। जैसे कि हमको मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं, ठीक है। क्या मिला है? मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, ठीक है। और पत्थर की बाट मिली है, मुहरे मिली हैं, मनके मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं और पत्थर और लंबे ब्लेड आदि, मतलब जो पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड हमको मिले हैं, ठीक है। और एक जैसा ही हमको मिला है, इसलिए हम यहाँ पर से क्या कहते हैं कि ये सब क्या थे? हड़प्पा नगर थे। क्या बोलते हैं? हड़प्पा नगर। तो अगर आपको लिखना हो कि यहाँ से क्या क्या सामान मिला है तो मैं लिख देती हूँ। तो देखिए क्या क्या मिला है हमको। यहाँ से पत्थर के बाट मिले हैं, मुहरे मिली हैं, ठीक है। तीसरा मनके मिले हैं, चौथा तांबे के उपकरण मिले हैं, पांचवा पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं और छठवां हमको क्या मिला है यहाँ से? मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग का चित्र बना है। ध्यान रखिएगा, ये उन बच्चों के लिए नहीं जिनको मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि उन सबको तो ये सब पता ही होगा। ये उन बच्चों के लिए जो नए हैं अभी इस क्लास में। तो जो नए बच्चे हैं वो सब नोट डाउन कर लें, जो पुराने बच्चे हैं वो उन्होंने नोट डाउन करके रखा होगा। अगर उन्होंने नहीं किया है तो आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। हड़प्पा से प्राप्त बांट और मनके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांटों को बनाने के लिए सामान्यतया चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था।
मनके के निर्माण में कार्लिनियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। बताइए कौन सा कथन सही है अथवा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा, यानी कि मनकों के निर्माण में कार्लिनियन पत्थर का प्रयोग हुआ था। बाटों को बनाने के लिए समानता चूना पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ था। किस पत्थर का प्रयोग हुआ था? चर्ट पत्थर का। तो मैं यहां पर लिख देती हूं, किस पत्थर का प्रयोग हुआ था? चर्ट पत्थर का प्रयोग हुआ था। ठीक है, किस लिए? ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए ये बनाया गया होगा। और मनकों से क्या बनती थी? मनकों के निर्माण में कार्लिनियन पत्थर का प्रयोग हुआ है। और मनकों से क्या बनता था? मनकों में बीच में छेद करके क्या बनता था? माला। ठीक है, जो गले में पहनी जाती है। हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा है तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। तीसरा है मोहरे बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता था। अब बताइए कौन सा कथन सही है अथवा है। इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। ध्यान रखिएगा, दूसरा कथन क्या है? असत्य है, ये सही नहीं है। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में फेंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहां प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बताओ कौन सा कथन सही है। तो इसका कथन दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका 1 और 2 दोनों सही हैं। हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। कथन है ये। कारण है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, तो आपका कथन क्या है? हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था और कारण है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो अब बताइए कौन सा उत्तर सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए, कृषक और चरवाहे गांवों में रहते थे। ऑप्शन बी, हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ऑप्शन सी, खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। ऑप्शन डी, सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त होता था। तो बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उस समय तक हड़प्पावासी क्या करते थे? अपने खेतों की सिंचाई नदियों से भी करते थे। ठीक है, बांध बनाना भी वो लोग सीख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में फेयंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा है, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहां प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं पर फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। ठीक है, तो अब बताओ इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण। तो कथन देखते हैं। कथन कह रहा है कि हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। कारण है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, इसलिए। तो बताओ कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन ए है हमारा, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, इसलिए हड़प्पावासी सूत कताई नहीं करते थे। ठीक है, इसका ये सही एग्जैक्ट उत्तर है, इसलिए जो कारण है वो कथन से मैच नहीं करता है, हालांकि हैं दोनों
सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। अब कुछ बातें और जान लेते हैं। तो ये गुजरात में कहाँ पर था? गुजरात में है ये जो कच्छ का इलाका है अपना, वहां पर। ठीक है, कहाँ पर? कच्छ के इलाके के पास है, कच्छ के इलाके के पास में है। और यहाँ पर कच्छ के इलाके में खादिर बेत के पास ये पर्टिकुलर जगह कौन सी है? खादिर बेत। कौन सी है? खादिर बेत। और यहाँ की खासियत क्या थी? यहाँ पर खासियत ये थी कि यहाँ पर साफ पानी मिलता था। कैसा पानी? साफ पानी। और यहाँ की जमीन क्या थी? उपजाऊ थी सबसे अधिक। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है इन नगरों में से कई नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन बी है समानता पश्चिम भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। ऑप्शन सी है पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। ऑप्शन डी है इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। ये क्या है? गलत है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये सारे कथन हड़प्पा सभ्यता के बारे में एकदम सही हैं। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन बी इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ऑप्शन सी इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ऑप्शन डी इसमें पानी भरने के लिए सिंध नदी से छोटी नहर निकाली गई थी। तो ये क्या है? ये ऑप्शन हमारा एकदम गलत है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं कथन कौन कौन से हैं। इन नगरों में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। ऑप्शन ए है ये। ऑप्शन बी है अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ऑप्शन सी है इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से हो सके। ऑप्शन डी है हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो अब बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, सभी नगरों में नालों को खुला नहीं रखा जाता था। ठीक है, इन पूरे नालों को क्या करते थे? बंद रखते थे। और बीच बीच में से यहाँ से यहाँ तक पूरा नाला बंद है, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ करके ताकि यहाँ पे सफाई करके निकाल दिया जाए पूरा कचरा उसका, ऐसे उसको बंद रखते थे। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? क्या होगा कि नालों को खुला नहीं, नालों को बंद रखा जाता था। ठीक है, बाकी ये सारे क्या है? ऑप्शन सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। दूसरा है लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। तीसरा है शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। तो बताओ इसमें से कौन सा कथन सही है अथवा है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन बी केवल 2 और 3, या फिर ऑप्शन सी केवल 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। मतलब ये तीनों सही है कि नगर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपका ऑप्शन है ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली है हमको। कैसी मूर्ति मिली है? पत्थर की मूर्ति मिली है। उसमें क्या दिखाया गया है कि व्यक्ति कैसे वस्त्र पहने हैं? कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पांडु, या फिर ऑप्शन डी नीला।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल रंग का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, इन बर्तनों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी। ठीक है, ऊपरी हिस्से में क्या, लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले जो नीचे का हिस्सा होता था बर्तन का, उसमें काला रंग रहता था और उसमें क्या था, विभिन्न प्रकार की आकृतियां वो लोग बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 है हड़प्पा सांस्कृतिक बस्तियां दी हुई हैं इधर, और इधर क्या दिया हुआ, जिस नदी किनारे वो बस्तियां स्थित थी वो। तो पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है लोथल, और इधर नदियों के नाम है रावी, सिंधु, घग्गर और भोगवा। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन है ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 1 3 2, ऑप्शन सी 2 1 3 4 और ऑप्शन डी 2 3 4 1। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी नदी सही, मतलब किसका मिलान कौन सी नदी पर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 और 4, ये सही सुमेलित हैं पहले से ही, ध्यान रखिएगा। क्या है ये, सही सुमेलित हैं। ये सारी नदियां क्या हैं, सही सुमेलित हैं। मतलब हड़प्पा जो नदी है वो रावी नदी किनारे स्थित थी, हड़प्पा जो शहर था, नगर था, वो रावी किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, कालीबंगा घग्गर के किनारे, लोथल भोगवा के किनारे। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात जो है, हड़प्पा स्थल का लोथल नगर जो गुजरात राज्य में स्थित है, यह नगर ऐसे स्थानों पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ठीक है, यहां पर कच्चा माल क्या था, जैसे मान लीजिए यह पत्थर मिल गए, यहाँ पर शंख मिल गए, धातुओं से बनाई गई चीजों का यह क्या था, पत्थर हो गए, शंख हो गए और धातुओं से बनाई गई चीजों का ये महत्वपूर्ण केंद्र था। ध्यान रखिए कौन, आपका गुजरात। हड़प्पा कालीन मुहर यानी कि मुद्रा और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेज दिए जाते थे। दूसरा है, शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था। तो अब आपको बताना कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं अथवा हैं। पहला केवल एक, दूसरा मतलब बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर है केवल एक, यानी कि ए ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कथन सही है। पहला, नदियों का सूखना, दूसरा जंगलों का विनाश होना, तीसरा शासकों के नियंत्रण का समाप्त हो जाना। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल तीन, ऑप्शन डी एक दो और तीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एक दो और तीन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। इधर दिए हुए सूची 1 में भाषा और सूची 2 में दिए हुए भाषा परिवार। तो हमको देखना है संस्कृत किस भाषा परिवार की है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा किस परिवार की है, मलयालम किस परिवार की है और मध्य भारत की भाषा किस परिवार की है। तो अब देखिए इसके आंसर है ऑप्शन ए 1 3 2 4, ऑप्शन बी 4 3 2 1, ऑप्शन सी 1 2 3 4, ऑप्शन डी 4 3 1 2। तो अब देखते हैं हम कौन सा किस परिवार का है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आइए मैं मिला देती हूँ इसको। जो संस्कृत भाषा है वो कहाँ की है, भारोपीय, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार की है। ठीक है, अब जो हमारी आती है कौन सी भाषा, पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा, तो वो कहाँ की है, ये है हमारी तिब्बत बर्मा भाषा परिवार की। मलयालम कहाँ की है, तो मलयालम है द्रविड़ भाषा परिवार की। और मध्य भारत की भाषा कहाँ की है, तो ये है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का जो कोई आंसर दे देगा उसको मैं ये बोलूंगी कि हाँ उसने बहुत ध्यान से पढ़ाई करी है। तो चलो मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन दे पाता है। मैं आप क्वेश्चन पढ़ देती हूँ एक बार। तो क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है। तो पहला है पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ठीक है, पुरोहित क्या, जिन्हें कभी कभी क्या कहते थे, ब्राह्मण कहते थे, वो क्या करते, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, पहला है। दूसरा देखते हैं, राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। तो बताओ इसमें से कौन सा कथन सही है। तो मैं जानूं कि हाँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। जिसने भी इस कथन को बता दिया कि इसमें से कौन सा सही है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ध्यान से पढ़ रहा है। तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दोनों। मैं आपको कुछ सेकेंड्स का वक्त देती हूँ, चलिए बताइए जल्दी से कौन है, बताइए कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक, क्योंकि पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। बिल्कुल सही, कभी कभी क्या उन्हें ब्राह्मण कहते थे, पुरोहितों को ही हम ब्राह्मण कहते थे। ठीक है, लेकिन राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे, जी नहीं। ऋग्वैदिक काल के राजा ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, जैसे आज के राजा, हम जिन राजाओं के बारे में हमने पढ़ा और जाना है, जैसे वे बड़े बड़े महलों में रहते थे, युद्ध करते थे, उनके पुत्र ही राजा होते थे। ऋग्वैदिक काल में वैसा कुछ भी नहीं था। आप लोगों को अब याद आ रहा होगा ऋग्वैदिक काल में राजा कौन था। तो राजा ऋग्वैदिक काल में राजा एक प्रकार का क्या था, सरदार था। ठीक है, जिसकी शक्तियां जो थी सीमित थी, जो मतलब जैसे एक कई लोग जुड़े एक जगह पे, एक समूह बना, उस समूह में सबसे शक्तिशाली जो व्यक्ति होगा वो युद्ध लड़ेगा, वो भी किस लिए, जमीन के लिए और अपने पेट भरने के लिए। जो भी वो वहां से लेकर आएगा तो वो सब में थोड़ा थोड़ा करके बट जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं था कि राजा हुआ फिर उसका पुत्र दूसरा राजा बनेगा, उसका उत्तराधिकारी बनेगा। ऋग्वैदिक काल में ये सब परंपरा नहीं थी, इसलिए ऑप्शन डी क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे। ऑप्शन ए शत्रु, ऑप्शन बी विरोधी, ऑप्शन सी अरि या फिर ऑप्शन डी दस्यु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दस्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणी कब्रों को दर्शाते हैं। कौन सी कब्रों को, महापाषाणी कब्रों को। तो पहला है गोलाकार फजाए हुए पत्थर, दूसरा है अकेला खड़ा हुआ पत्थर, तीसरा है पत्थरों के बड़े चबूतरे। तो बताओ इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी दो और तीन, ऑप्शन डी एक दो और तीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक और दो, यानी कि बी, ये सही है। गोलाकार फजाए हुए पत्थर हमें मिले हैं, अकेला खड़ा हुआ पत्थर हमें मिला है महापाषाणी काल में, लेकिन हमको पत्थरों के बड़े चबूतरे नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाणी कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, महापाषाणी कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है। ऑप्शन बी है, कुछ महापाषाणी कब्रों में से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। ऑप्शन सी है, कब्रों पर गोलाकार चट्टाने या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सके। ऑप्शन डी है, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है। ये सब तो एकदम करेक्ट है, ये सारी बातें एकदम सही है, लेकिन जो ये है कि कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था, यहां तक तो बिल्कुल सही बात है, जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता है। नहीं, डेथ होल नहीं कहते थे इसे, हम क्या कहते थे, इसे हम कहते थे पोर्ट होल। क्या कहते थे इसे हम, पोर्ट होल। तो आप लोग लिख लीजिएगा क्या कहते हैं इसको हम, पोर्ट होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाम गांव एक आरंभिक गांव था। इमाम गांव क्या था, इमाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इमाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए भीमा, ऑप्शन बी घोड़, ऑप्शन सी सीन या फिर ऑप्शन डी नीरा। तो इमाम गांव स्थित है घोड़ नदी के किनारे। तो घोड़ किस नदी की सहायक नदी है, तो घोड़ है भीमा नदी की सहायक नदी। ध्यान रखिएगा, घोड़ किसकी सहायक नदी है, तो घोड़ है भीमा नदी की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए खगोल विज्ञान, बी व्याकरण, सी चिकित्सा या फिर डी गणित से। तो इसका सही उत्तर है सी चिकित्सा से। तो चरक संहिता किसने लिखी है, चरक नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने लिखी है। किसने लिखी है, चरक ने लिखी है चरक संहिता को।
इन्होंने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां बताई हैं? 360, ठीक है, जो कि आधुनिक विज्ञान के अकॉर्डिंग अभी कितनी हड्डियां हैं हमारे पास? 206। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि जो चरक थे इन्होंने किनको किनको जोड़ा होगा एक्स्ट्रा। तो चरक अपनी गिनती में हो सकता है कि दांतों को उन्होंने जोड़ा हो, दांत, हड्डियों के जोड़, हड्डियों के जोड़ को जोड़ा हो उन्होंने, और कार्टिलेज को, ठीक है, और किसको? कार्टिलेज को, कार्टिलेज को जोड़कर उन्होंने ये संख्या बताई हो, तो इसलिए इन्होंने क्या बताई है? 360। अगर इनको हटा दिया जाए तो फिर ये क्या निकलते हैं? 206। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि चरक संहिता में चरक संहिता जो कि चिकित्सा विज्ञान पर लिखी गई थी एकदम सही है। और किसने लिखा है? चरक ने लिखा है। वेद संख्या में 4 हैं। इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या फिर डी अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। तो ऋग्वेद कब लिखा गया था? तो 3500 वर्ष पुराना है। कितना है पुराना? ये 3500 वर्ष पूर्व पुराना है ये वेद, ठीक है। इस वेद में 1000 ज़्यादा सूक्त लिखी गई हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें 3 देवी देवताओं के बारे में बात की गई थी। कौन कौन से थे वे? अग्नि, हमने पढ़ा था, अग्नि, इंद्र और सोम। इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। दूसरा है, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तीसरा है, ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। ठीक है, तो बताओ कौन सा क्वेश्चन इसके सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 और 3। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया गया था, न कि इसे पढ़ा गया था, सुन करके और याद करके। ऋग्वेद के सभी सूक्तों की रचना पुरुषों ने की थी, ऐसा नहीं है, कुछ की महिलाओं ने भी की थी, इसलिए ये क्या होता है? ये गलत हो जाता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? किस नदी का उल्लेख सबसे कम हुआ है पूछ रहा है। ऑप्शन ए सरस्वती, बी सिंधु, सी गंगा, डी यमुना या फिर ई जो मतलब 5 नंबर जो है व्यास। तो बताइए क्या है? पहला है सरस्वती, दूसरा सिंधु, तीसरा गंगा, चौथा यमुना और 5वां व्यास। तो सही क्या है? तो इसका सही आंसर है तीसरा और चौथा, यानी कि गंगा और यमुना का सबसे कम बार वर्णन आया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। आप जानते हैं कुछ प्रमुख बातें। तो ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों यानी कि व्यास, सतलज का वर्णन कई बार हुआ है, ठीक है। लेकिन गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो इनका उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, इनका उल्लेख कई बार हुआ है, ये कई बार इनका उल्लेख हुआ है। और सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सबसे पवित्र नदी उस समय मानी थी सरस्वती, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। ऑप्शन बी, लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। ऑप्शन सी, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। ऑप्शन डी, इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। तो इसका सही उत्तर कौन सा है बताइए? ये क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए कौन सा उत्तर सही है इसका? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ये सही नहीं है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों का नहीं होता था। इसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले कर चुकी हूँ पिछले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से शब्द नाम ऋग्वेद में मिलता है या फिर मिलते हैं? ए, पुरुजन या विष, दूसरा है भारत जन या विष, तीसरा है युद्ध जन या विष। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। हमें ये सब मिलते हैं। वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का प्रयोग होता था। कौन कौन से? जन और विष के लिए, ठीक है। वैश्य शब्द विष से निकलता है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरुजन या विष, भारत जन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिले हैं, ध्यान रखिएगा। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणी कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणी कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। दूसरा है, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते
हैं कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कथन सही है अथवा है, तो आप लोग बताइए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानता मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। ऑप्शन ए काले लाल मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी हरे नीले मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन सी सुनहरे मिट्टी के बर्तन, या फिर ऑप्शन डी भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए काले लाल मिट्टी के बर्तन। हम इसे एक्सप्लेन कर चुके हैं। महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रायः उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहते थे। कारीगर को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से कथन सही है? केवल एक, ए, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी केवल दो। महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। दूसरा, लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। ये दोनों ही काम क्या होने लग गए थे तब महाजनपदीय युग में। निम्नलिखित में से कौन सा यस्य नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा या फिर रहे हैं? पहला राजगृह, दूसरा पाटलिपुत्र, या फिर तीसरा श्रीवास्ती। बताइए कौन सा? केवल एक, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, या फिर ऑप्शन सी केवल तीन, या फिर ऑप्शन डी एक और दो और तीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रावस्ती जो है वो कभी भी मगध की राजधानी नहीं थी। तो जो श्रावस्ती है वो किसकी राजधानी थी? तो श्रावस्ती थी कोसल जनपद की राजधानी। किसकी? कोसल महाजनपद की। गढ़ों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी कुषाण, या फिर ऑप्शन डी शातवाहन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुप्त। किस वंश ने? गुप्त वंश ने। आजाद शत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। आजाद शत्रु के उस मंत्री का नाम क्या था? बताओ। तो बताइए क्या नाम था? सुनिध, चेटक, वशिष्कार, या फिर जीवक। तो बताइए आजाद शत्रु के उस मंत्री का क्या नाम था जो किसके पास गया था? बुद्ध के पास गया था इस सलाह के लिए कि वो वहां पर आक्रमण करे कि नहीं करे। कहाँ? वज्जी पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वशिष्कार। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा ब्राह्मण ग्रंथ, या फिर पांचवा उपनिषद। तो बताओ कौन सा उत्तर वैदिक ग्रंथ है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन बी एक दो और तीन, ऑप्शन सी तीन और चार, ऑप्शन डी दो तीन चार और पांच। तो इसका सही उत्तर है दो तीन चार और पांच। मतलब ऋग्वेद नहीं है। ऋग्वेद को हम किस काल के नाम से जानते हैं? तो ऋग्वेद को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से ही जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल के नाम से ही जानते हैं, इसलिए बाकी सब ये किस उसमें आएंगे? उत्तर वैदिक काल में जाते हैं, लेकिन ऋग्वेद ऋग्वैदिक काल में आता है। और ये ग्रंथ प्रमुखतः कहाँ रचे गए हैं? तो उत्तर भारत में रचे गए हैं। ठीक है, उत्तर भारत में लिखा गया है, और खासकर कहाँ पर? गंगा यमुना के मैदानों पर। कहाँ? गंगा यमुना क्षेत्र में। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। वैदिक कालीन वर्ण विभाजन, वर्ण आधारित कार्य और विभाजन। तो हम सबको पता है कि ब्राह्मण का काम क्या था? यज्ञ करना। ठीक है, शूद्र का काम क्या था? सेवा करना। विष का काम क्या था? व्यापार करना। और क्षत्रिय काम क्या था? रक्षा करना। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए 2 1 4 3 सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। पुरातात्विदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये जनपदीय बस्ती या बस्तियां निम्नलिखित में से किस या किन स्थान या स्थानों पर स्थित हैं?
पहला पुराना किला दिल्ली, दूसरा हस्तिनापुर मेरठ, तीसरा अतरंजी खेड़ा एटा। बताइए कौन सा इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। दूसरा, राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। बताइए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और फिर ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। तो जो राजा सेना रखते थे जिसे वेतन दिया जाता था, वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों, भुगतान तो आहत सिक्कों के रूप में होता था, लेकिन संपूर्ण भुगतान नहीं होता था। कुछ को जमीनें भी दी जाती थी, ध्यान रखिएगा, कई तरह से भुगतान होते थे। संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में नहीं होता था, इसलिए ये क्या है, गलत है। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ए मेरठ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। दूसरा है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। तीसरा है, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। बताइए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ये तीनों कथन एकदम सही है। निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था कभी। तो बताइए कौन। बिंबिसार, प्रसेनजित, अजातशत्रु, या फिर महापद्मनंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रसेनजित, क्योंकि प्रसेनजित कहाँ का शासक था। तो प्रसेनजित कोसल महाजनपद का शासक था। कहाँ का था, कोसल महाजनपद का, ध्यान रखिएगा। सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। दूसरा है, सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। तो बताइए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। दोनों कथन एकदम सही है। दोनों कथन एकदम सही है। गढ़ या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गढ़ या संघ कहलाता था। दूसरा, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बताइए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, बी 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल 2। अब देखिए यहाँ पर है कथन और कारण। तो देखते हैं, वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्र के समान माना गया था। कारण देखते हैं, वैदिक काल में समानता महिलाओं तथा शूद्रों को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अब देखिए बताइए कौन सही है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, आर ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताइए कौन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। दूसरा, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। तीसरा, आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। बताइए कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 और 2 सही है, क्योंकि आखेटक और संग्राहक कर से मुक्त नहीं थे। तो आखेटक और संग्राहक जो थे वो राजा को क्या दे देते थे। तो आखेटक और संग्राहक जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देते थे। ध्यान रखिएगा, जंगल से प्राप्त वस्तु। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी। दूसरा, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था।
तो बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसमें से सही कथन है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। दूसरा, शूद्रों को अछूत माना जाता था। तीसरा, सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। तो कौन सा कथन सही है? तो पहला और तीसरा ये एकदम सही है। तो शूद्रों को अछूत माना गया था कब? वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में अछूत की अवधारणा आई थी, उससे पहले अछूत की अवधारणा हमारे पास नहीं थी। हम किसी को शूद्रों को अछूत नहीं मानते थे, ध्यान रखिएगा। ये अवधारणा कब आई? उत्तर वैदिक काल में। और यहाँ बात हो रही है वैदिक काल की। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था कब? वैदिक काल के अंत तक ऐसा होने लग गया था। वैदिक काल के स्टार्टिंग पीरियड में ऐसा नहीं होता था, यानी कि उत्तर वैदिक काल आते आते तक ये व्यवस्था भी पूर्ण रूप से लागू हो गई थी, लेकिन वैदिक काल के अंत तक, इसलिए इसको सही माना गया है, ध्यान रखिएगा। दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ या फिर उपनिषद ग्रंथ? तो इसका सही उत्तर है बौद्ध ग्रंथ। तो दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। दीघ निकाय को कब लिखा गया था? 2300 वर्ष पूर्व, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या है? आश्रम व्यवस्था है। सूची 2 में क्या है? उद्देश्य है। तो देखते हैं, ब्रह्मचर्य किस लिए था, गृहस्थ आश्रम किस लिए है, वानप्रस्थ किस लिए है और संन्यास आश्रम किस लिए था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम हम सब जानते हैं, सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना ही क्या था? ब्रह्मचर्य था। फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम क्या था? तो गृहस्थ आश्रम था विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना। वानप्रस्थ आश्रम क्या था? जंगल में रहकर साधना करना, वानप्रस्थ आश्रम था। संन्यास आश्रम क्या था? सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना ही संन्यास आश्रम था। तो यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कथन और कारण दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अथवा है? पहला, जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है और ऑप्शन डी ना तो एक सही है और ना ही दोनों सही है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले कुछ अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब बताइए कौन सा कथन सही है। पहला, उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा थे। दूसरा, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तीसरा, इन अर्थों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। तो बताइए कौन सा कथन सही है। तो ये तीनों ही कथन क्या है? सही है। उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। दूसरा है, उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी ना करने की सख्त हिदायत थी। तीसरा है, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। बताइए कौन सा या फिर से कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है या फिर है? पहला, अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरा, किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसके कथन है दोनों सही, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है कि अहिंसा का पालन करना चाहिए और किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये
मेन वाक्य थे किसके? जैन सिद्धांत के। तो जैन सिद्धांत किसने दिया था हमको? तो जैन सिद्धांत दिया था हमको महावीर स्वामी ने। किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये वज्जी संघ के, किस संघ से थे ये? वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, किस कुल के थे? लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्होंने कब अपना घर छोड़ा था? तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और कितने वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 12 वर्ष का कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत करने के बाद ही उन्हें यह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है। ध्यान रखिएगा, किस शब्द से हुई है? जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? विजेता। निम्नलिखित में से कौन से या फिर कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है अथवा है? पहला, संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था। दूसरा, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। बताओ कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों, क्योंकि ये दोनों ही कथन एकदम सही हैं। उपनिषदों में संकलित वार्तालापों या चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ऑप्शन बी है, इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी है, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग लिया करती थी। ऑप्शन डी है, निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो बताओ कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते थे। यह कथन क्या है? गलत है। बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की रचना संबंधित है किससे? भूगोल की रचना की थी उन्होंने, खगोल से की थी, या फिर आयुर्वेद की थी, या फिर व्याकरण की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण की। पाणिनि ने क्या रचा है? किस रचना की खोज की थी? तो व्याकरण की खोज इन्होंने की थी। कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी, जो बाद में निवास स्थल में बदल गया। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। बताइए कौन सा ऐसे कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका कथन दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। ऑप्शन नंबर सी, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। ऑप्शन नंबर डी, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने के लिए माता पिता से नहीं बल्कि अपने पति से अनुमति लेना जरूरी था। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए, मेगास्थनीज, बी, डिमेकस या डायमेकस, ऑप्शन सी, फाहियान, या फिर ऑप्शन डी, ह्वेनसोंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। दूसरा है, उसके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हथियारों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। ऑप्शन तीसरा नंबर है, राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते थे।
बताइए कौन सा या फिर से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक दो और तीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एक दो और तीन। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए है धम्माधिकारी, ऑप्शन बी है धम्मगुरु, ऑप्शन सी है धम्म महामात्य, या फिर ऑप्शन डी धम्म अमात्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी धम्म महामात्य। साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उज्जैन उत्तर पश्चिम की ओर आवागमन के मार्ग में था। दूसरा, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। तीसरा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, बी केवल दो सही है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर आते थे। पहला वाला इसलिए गया था क्योंकि उज्जैन जो है उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने के मार्ग में पड़ता था। ध्यान रखिएगा, उत्तरी भारत से दक्षिण भारत के मार्ग में जाने पड़ता था, लेकिन इसमें क्या लिखा है उत्तर से पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था, इसलिए क्या गलत है। कहाँ था, उत्तर से दक्षिण की ओर। ओके। तीसरा है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में नहीं लिखे हुए हैं। इसमें कौटिल्य के विचार जो हैं, कौटिल्य के विचार लिखे हुए हैं उनकी बुक अर्थशास्त्र में, ठीक है, जो है राजनीति से रिलेटेड। अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। पहला है विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं है। दूसरा है उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई। ये रीतियां बताई। ये रीतियां हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। उपयुक्त में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं। तो ये दोनों कथन एकदम सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए है हिंद यवन, फिर कुषाण, फिर शक, फिर हिंद पार्थियन। दूसरा है कुषाण, हिंद पार्थियन, शक, हिंद यवन। तीसरा है हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन या फिर कुषाण। चौथा है यानी कि डी ऑप्शन, हिंद यवन, हिंद पार्थियन या फिर शक और कुषाण। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन और कुषाण। ये थे हमारे देश में आए हुए आक्रमणकारियों का सही क्रम। कौटिल्य द्वारा लिखी पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो कौटिल्य द्वारा जो लिखी प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। ए बिंदुसार, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य और सी क्या है चंद्रगुप्त प्रथम। सॉरी, यहाँ पर सी है चंद्रगुप्त प्रथम और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, फिर अशोक, फिर बिंदुसार, या फिर ऑप्शन बी अशोक बिंदुसार फिर चंद्रगुप्त। ऑप्शन सी बिंदुसार चंद्रगुप्त फिर अशोक, या फिर ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त बिंदुसार और फिर अशोक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पहले चंद्रगुप्त आए फिर बिंदुसार फिर अशोक। अनेक स्थानों से अशोक के शिलालेख मिले हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो पहला है कंधार, दूसरा है ब्रह्मगिरी, तीसरा है जौगढ़, चौथा है गिरनार और पांचवा है लुम्बिनी। तो बताइए कहाँ से मिले हैं अशोक के शिलालेख, हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हमको इन 5 स्थानों से अशोक के शिलालेख मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल यानी कि गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। दूसरा है जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। बताइए इसमें से कौन सा सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका कथन है एक और दो दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था।
दूसरा है मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। और तीसरा है प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना या फिर भेंट दिया करते थे। कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 2 और 3 यानी कि डी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। दूसरा है अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तीसरा है अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो बताइए कौन सा कथन सही है अथवा है? तो पहला और तीसरा कथन क्या है? सही है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा। कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में उनके विचार निम्नलिखित हैं। पहला, अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। दूसरा था वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, इसके बदले वे धम्म की अभिवृद्धि में योगदान दें। तो बताइए कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, क्योंकि ये दोनों कथन एकदम सही हैं। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? तो आपके ऑप्शन देवनागरी, तमिल, ब्राह्मी या फिर बांग्ला। तो किस लिपि से उत्पन्न हुई है? तो ये है ब्राह्मी लिपि से। तो इस लिपि से कौन कौन सी लिपियां उत्पन्न हुई हैं? तो आइए देखते हैं ब्राह्मी लिपि से। तो पहली तो हो गई देवनागरी ही, पहली है देवनागरी, दूसरी है तमिल और तीसरी है बांग्ला और चौथी है मलयालम। ये सारी जो लिपियां हैं ये किस किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? जो सारी लैंग्वेज हैं ये उत्पन्न हुई है ब्राह्मी लिपि से, ध्यान रखिएगा। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों का उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस व श्रीलंका में भी दूत भेजे। तो बताइए कौन सा कथन सही है अथवा है? तो इसके तीनों कथन सही हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी करेक्ट है। 1, 2 एंड 3 तीनों कथन क्या है? सही है। दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेंडू का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका कौन सा नाम था? पोंडू का। क्या था? ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टिन के बने होते थे। दूसरा है विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। तो कथन ए है मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। दूसरा क्या है? कारण क्या है? मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ये क्या है? सही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है? श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। दूसरा क्या है? ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा करते थे। तो क्या था? ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती जहां पर लोग पैसा जमा करते थे। आप बताओ कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि। ध्यान रखिएगा, ये सही आंसर है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। निम्नलिखित में से कौन सा या से उन उपायों में सम्मिलित है अथवा है? तो पहला है हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग। दूसरा है धान की रोपाई। तीसरा सिंचाई के उपाय। तो बताइए कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, क्योंकि ये तीनों कथन क्या हैं? सही हैं।
लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला है, गांवों का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। दूसरा है, गांवों में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसान को भूपति कहा जाता था। बताओ कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। तो क्या केवल एक सही है। भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों तथा हाथी दांत का आयात होता था। दूसरा है, हिमालय की जड़ी बूटियां, कार्लिनियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। बताओ कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। सिर्फ यही कथन क्या है, सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में क्या है, ग्रामवासी है। सूची 2 में क्या है, नाम दिए हुए हैं। देखिए, बड़े भूस्वामी, हलवाहे, भूमिहीन मजदूर और दास, और उनको क्या कहते हैं, अधिमई, कडेसियार, उड़वार या फिर विलल्ला। तो बड़े भूस्वामी क्या थे, विलल्ला थे। ध्यान रखिएगा, हम इनको क्या बोलते थे, विलल्ला बोलते थे बड़े भूस्वामियों को। और वहीं हम हलवाहों को क्या कहते थे, हलवाहों को हम कहते थे उड़वार। भूमिहीन मजदूरों को हम कहते थे कडेशियार, और दासों को हम कहते थे अधिमई। क्या बोलते थे, अधिमई। तो ये इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इज करेक्ट। ओके। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संस्कृत, तमिल, तेलुगु या फिर कन्नड़। तो संगम साहित्य संबंधित है किससे, तमिल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है। तो कुषाणों की राजधानी क्या थी, मथुरा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पुरास्थल से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भागों से ही प्राप्त हुए हैं। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। बताओ कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। अरिकामेनु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है बताओ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी या फिर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए, जैन अनुयायियों के द्वारा। ऑप्शन बी, बुद्ध अनुयायियों के द्वारा। ऑप्शन सी, विदेशी यात्री द्वारा, या फिर ऑप्शन डी, दरबारी कवियों द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध अनुयायियों द्वारा। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो आपके ऑप्शन है ए, भारत, बी, यूनान, सी, यूरोप या फिर डी, चीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण है इसमें। कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। कारण क्या है, रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारी से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे। बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो चीनी बौद्ध तीर्थयात्री कौन कौन भारत आए देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी। पहले आया था फौशियान यानी फाहान, फिर आया था ह्वेनसोंग, फिर आया था इत्सिंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। पहले आया फौहियान, फिर आया ह्वेनसोंग, फिर आया इत्सिंग। विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, बी, मध्य प्रदेश, सी, असम या फिर डी, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। कथन है ये, कारण क्या है, केरल के ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। आइए अब देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो इसके दोनों कथन सही है और इसका स्पष्टीकरण भी आर कर रहा है। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था।
ऑप्शन बी है काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। ऑप्शन सी व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन डी दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सही नहीं है, क्योंकि समुद्री मार्गों के अलावा भी वो कई मार्गों को अपना जैसे कि रास्ते से भी हो जाते थे। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं, एकदम सही हैं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संगम कविताओं में मुविंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो मुविंदार का अर्थ होता है 3 मुखिया। तो ये मुविंदार किसके लिए प्रयोग हुआ था। तो मुविंदार 3 शासकों के परिवार के लिए प्रयोग हुआ था। उनमें से कौन थे, चोल, चेर और पांड्य। कौन से थे, चोल, चेर और पांड्य। इन शासकों को हमने क्या नाम दिया था, इनका नाम था मुविंदार, इनको मुविंदार कहते थे। चोल, चेर और पांड्य शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पुहार और मदुरै इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे। दूसरा, ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ऑप्शन बी देखते हैं, पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। ऑप्शन सी, इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। ऑप्शन डी देखते हैं, इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कौन थे, कुषाण थे। तो अब बताइए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये कथन सही नहीं है। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन है इसके रचनाकार, अश्वघोष। तो बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र किसने लिखी है, ध्यान रखिएगा, अश्वघोष ने लिखी है। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इस नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, मूर्तियों में बौद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी। ठीक है, पहले मूर्तियों में बौद्ध की जो उपस्थिति थी वो कैसी थी, संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं। बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। बताइए कौन सा कथन सही है या फिर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही कथन क्या है, सत्य हैं। भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आइए देखते हैं। ए, भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई। बी, भक्ति मार्ग की चर्चा भगवद गीता में की गई है। सी, भक्ति मार्ग आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते हैं। डी, भक्ति मार्गी मानते थे कि उनके आराध्य देवी या देवता मानव, सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को हम शक विजेता कहते हैं। कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास थे। बाण भट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे। तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था। तो कौन आया था, वेनसोंग आया था। ध्यान रखिएगा, हर्ष के काल में भारत। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका था। हमने पढ़ा था, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ध्यान आया आप लोगों को। दूसरा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पल्लव वंश की राजधानी थी कौन, कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी, एहोल हमने पढ़ा था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन बी सही है। रविकीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे। तो रविकीर्ति थे पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि। ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। दूसरा है पल्लवों और चालुक्यों को क्रमशः चोलों तथा राष्ट्रकूटों ने अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। तो कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक होते थे। दूसरा है प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होते थे। तीसरा है कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। बताओ कौन सा कथन सही है? इसका पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हरिशेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? तो हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, तो ऑप्शन बी सही है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त के बारे में प्रदान करता है। हरिशेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ऑप्शन बी है उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश आंतरिक घेरा समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। ऑप्शन डी है बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को वापस कर दिया था, अपने समाज में नहीं मिलाया था। ठीक है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसके या फिर किन के द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी? तो किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के द्वारा धारण की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, आइए देखिए, नगर श्रेष्ठी किसे कहते हैं? नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर या जो शहर का व्यापारी था। तो क्या हो जाएगा? मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। तो इसका ये। सार्थवाह कौन था? तो व्यापारी काफिले का नेता को हम सार्थवाह कहते हैं। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ लिपिक। ठीक है, तो मुख्य शिल्पकार या फिर कायस्थ लिपिक हो जाएगा ये। तो ये मुख्य शिल्पकार हो गए और कायस्थ हो गए लिपिक के प्रधान। ओके, तो इसका सही आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? तो सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था, एकदम सही है। और ग्राम सभा था, लेकिन नगरम शिल्पकारों का संगठन नहीं था। तो अब आप मुझे बताएंगे नगरम क्या था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी है? तो ये कालिदास की प्रसिद्ध नाटक है। कालिदास के नाटकों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कालिदास अपने नाटकों में राज दरबारों के जीवन का चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल सही है। कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता यह है कि इन नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मण को प्राकृत बोलते हुए जबकि अन्य लोगों तथा महिलाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजाओं और ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए बल्कि महिलाओं और अन्य लोगों को प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी, सही है। अपनी उत्पत्ति के 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया, एकदम सही बात है। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए, यानी कि इसके तीनों कथन एकदम सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। सो फ्रेंड्स, आज बताना कि आपको सॉल्व करके ये सारे क्वेश्चंस मजा आया है कि नहीं आया है, और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।